तो 40 दिन से चल रहा युद्ध आखिरकार पाकिस्तान की मीडिएशन से रुक गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, उसको भी देखेंगे, लेकिन उसके अलग भी एक बात देखेंगे कि यूएसए कह रहा है कि मैं जीत गया हूँ, इजराइल कह रहा है कि मेरे जो टारगेट थे वो पूरे हो गए, और वहीं पर जो ईरान है वो भी कह रहा है कि मैं लगभग जीत ही गया हूँ, यहाँ पर हमने हार नहीं मानी है। तो आखिरकार इस खेल में जो हो रहा था वो हो क्या रहा था, तो अगर उसके पीछे हम जाएंगे तो यहाँ पर एक मॉडर्न वारफेयर की एक लेबोरेटरी समझ में आती है, जहां पर उन सब चीज़ों को चेक किया गया जिनको एक्सपेरिमेंट के दौरान लैब में चेक नहीं किया जा सकता था, जो केवल डायरेक्ट चेक होने पर ही उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो पता लगती। और इन सब में जो जीता है, जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था इन दो खिलाड़ियों के अलग, यूएस और ईरान के, वो था चीन। क्योंकि चीन का यहाँ पर कुछ भी नहीं चला है, एक भी सैनिक नहीं मारा गया, एक गोली नहीं चलाई, एक बम नहीं फेंका, और विजेता हुआ है चीन। आप सब कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के अंत तक पहुँचते पहुँचते ये सारी गेम चीन की यहाँ पर समझ में आ जाएगी, तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। तो अगर बात करें चीन की पहले कि कैसे उसने ईरान को मदद की, या ऐसे बात कर सकते हैं कि ईरान ने कैसे चीन को फ़ायदा पहुंचाया है, तो देखिए यूएस के पास क्या क्या था। F-35 था, B-2 बॉम्बर था, जिसको वो कहता था कि स्टील थे, इनको कोई देख नहीं सकता, दुनिया में ऐसा रडार नहीं बना जो इसको देख सके। और ईरान ने उसे देख लिया, और ईरान ने उसे टारगेट भी कर दिया और उसको ख़त्म भी कर दिया। और वो जो रडार था वो बहुत सस्ता सा रडार था, वो चीन से आया था, और चीन के उस रडार से वो काम ईरान ने कर दिखाया जो चीन अभी नहीं करना चाहता। और इन सब का जो डेटा है, जो एक्यूरेसी है, वो सब जा रहा है चीन के पास। तो चीन के पास नॉलेज आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके अपने रडार की कैपेबिलिटी पता लग रही है बिना लड़ाई लड़े। और वहीं पर अगर ईरान की जो मिसाइल्स हैं उनकी बात करें, चाहे वो कासिम की बात करें, चाहे खैबर की बात करें, चाहे शेजिल की बात करें, तमाम जो मिड रेंज की उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी बात करें, उनमें हर जगह पर कहीं ना कहीं जो मदद है वो चीन की है, जो उसमें कंपोनेंट लग रहे हैं, चाहे वो गायरोस्कोप की बात करें, एक्सेलेरोमीटर की बात करें, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है मिसाइल का, उन सब में कहीं ना कहीं चाइना का डायरेक्टली रोल है, और वो सारी चीज़ें चीन की वहाँ पर चेक हो रही हैं। और वहीं पर अमेरिका के साथ क्या हो रहा है, अमेरिका का बहुत पैसा लगा है, लगभग डेली का उनका 9,000 करोड़ डॉलर का खर्चा आ रहा था, जो कि बहुत अधिक है। और हुआ क्या, उनके जितने तमाम सिस्टम थे, जो थेड था उनका, जो डिफेंस सिस्टम है, उसके जो रडार थे, उसको भी इन मिसाइल्स ने निशाना बनाया। तो इसके बाद जो उसका डाटा है, जो उसकी प्रिसीजन स्ट्राइक है, उसका भी फ़ायदा चीन को मिलेगा। और यहाँ पर मनोबल लगातार चीन का बढ़ता जा रहा है और अमेरिका का गिरता हुआ नज़र में आ रहा है। उसके बाद तमाम जगह पर जहाँ भी यूएस का बेस था, उन सभी बेस पर जो थ्रेड लगी हुई थी उसके रडार को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। और इज़राइल के बहुत सारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे उनको भी बेवकूफ़ बनाया गया, क्योंकि इस बार चीन की मदद से ईरान के पास था एक क्लस्टर मिसाइल सिस्टम। क्लस्टर मिसाइल सिस्टम हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक मिसाइल जा रही है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए एक मिसाइल चाहिए, और वो भी एक टारगेट पे जाकर लगेगी। लेकिन अगर वो मिसाइल जब वापस आने लगे, जब टारगेट तक पहुंचने लगे, कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाए और मल्टीपल मिसाइल में बढ़ जाए, जैसे कि हम अपनी पौराणिक कथाओं में सुनते हैं, पढ़ते हैं, और रामायण महाभारत में देखा है कि एक तीर छोड़ा गया और कई सारे तीरों में बन गया, तो वहाँ से भी वैसा ही सिस्टम आएगा फिर जो कई तीरों को काबू कर सके। तो यहाँ पर उनका जो डेविड स्लिंग है, जो आयरन डोम है इसराइल का, सबको कंफ्यूज किया है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सब के सब कंफ्यूज हुए हैं। और ये टेक्नोलॉजी ईरान खुद नहीं बना रहा था, इसके पीछे केवल एक ही पावर खड़ी है, वो चीन है। रशिया भी है कहीं हद तक, लेकिन जो मुख्य, जो यहाँ पर कह सकते हैं कमांडर है, वो यहाँ पर चीन है। और चीन के पास ये सब डाटा पहुंच रहा है। सब जो फ्यूचर वॉरफेयर अगर होना है यूएस और चाइना में ताइवान को लेकर, उसके लिए आज जो डाटा है उसके बारूद को इकट्ठा किया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें सबसे हैरानी वाली बात की, ईरान कह रहा था कि हम तो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक फेंक सकते हैं मिसाइल, उतनी ही रेंज है। लेकिन डियागो ग्रेसिया जो 4000 किलोमीटर दूर है, उस पर भी उसने हमला किया, वहाँ पर नुकसान पहुँचाया। तो 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल तो 4000 किलोमीटर नहीं जा सकती। तो इससे साफ पता लगता है
कि किसी न किसी ने तो ईरान को वहाँ पर मिसाइल दी है। और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि वो मिसाइल चीन की भी नहीं थी, वो नॉर्थ कोरिया की थी, जो नॉर्थ कोरिया ने कहा कि भाई तुमने अपना सारा कुछ चेक कर लिया है तो मेरा भी एक आधा चेक करवा दो कि पता लग जाए कैपेबिलिटी क्या है। अब डायरेक्टली तो मैं साउथ कोरिया पे या अमेरिका पे नहीं डाल सकता, तो वो नॉर्थ कोरिया की एक मिसाइल है, शायद उसका नाम कुछ मुसूदुन करके आ रहा है, कि उसको यूज़ किया गया है ताकि वो भी चेक हो सके। तो आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक पूरी लेबोरेटरी बनी हुई है लाइव वॉर की। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन पहले किसी और तरीके से होता था, जैसे 1936 में हुआ है, स्पेनिश सिविल वॉर चल रही थी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। वहाँ पर जो नाजी जर्मनी था और जो सोवियत था उस समय का, उन दोनों को अपनी अपनी पावर को चेक करनी थी। तो नाजी जर्मनी ने अपनी जो एयरफोर्स थी उसको अच्छे से परखा वहाँ पर स्पेनिश सिविल वॉर में, और जो सोवियत था उसने अपने टैंकों को वहाँ पर अच्छे से चेक किया। इसीलिए स्पेनिश जो सिविल वॉर थी उसको कहा भी जाता है कि ये जो लड़ाई थी ये रिहर्सल थी वर्ल्ड वॉर 2 की। लेकिन वो दौर अलग था। उस दौर के बाद जो बड़ी पावर्स हैं जैसे कि अमेरिका है, चीन है, रशिया, अब ये समझ गए कि डायरेक्टली अपने सैनिक भेजकर वहाँ पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वारफेयर का जो स्टाइल है वो बदल गया है और इस स्टाइल में अब डेटा की ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिसीजन स्ट्राइक ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे की मिसाइल को इंटरसेप्टर किस लेवल पे करना है, वो चीज़ें अब ज़्यादा मायने रखती हैं बजाय कि वहाँ पर खुद लड़ा जाए। तो इन सारी बातों को अगर देखें तो एक ही पावर है, वो चीन है, जो यहाँ पर साफ जीतती हुई नज़र आ रही है। आप कहेंगे ये तो ऐसे ही है, इसमें कोई बात नहीं है, इसके पीछे क्या ही हो सकता है, ये तो एक बात की कहानी लगती है। बात की कहानी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं जो सारे एंगल चीन की तरफ शो करती हैं। अगर बात करें कि कमांड कौन कर रहा था ईरान की वॉर, क्योंकि ये भी एक सवाल आ रहा है कि पहले दिन ही अल खमीनी की वहाँ पर हत्या हो गई, मुज्तबा खमीनी को बनाया गया उनके बेटे को, वो अभी तक सामने नहीं आए। और जैसी कि न्यूज़ आ रही है कि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, अनकॉन्शियस है, मे भी शायद अलाइव है, नहीं हम नहीं जानते, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, पर वो डायरेक्टली कमांड नहीं कर रहे। वहीं पर बात करें उनके जो आर्मी चीफ थे अली लारजनी, उनकी भी हत्या हो गई। तमाम जो टॉप के लीडर थे उनको हटाया गया, वहाँ से हटते रहे। और अगर आपको याद हो, कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने यूएस को रिक्वेस्ट की थी कि जो अब की टॉप लीडर वहाँ पर बने हैं उनके ऊपर प्लीज़ वहाँ पर हमला नहीं किया जाए। तो ये क्यों करेगा पाकिस्तान, क्यों कहेगा कि ना मारा जाए उनको? तो पाकिस्तान नहीं कह रहा था, ये पाकिस्तान के मुंह से चीन कहलवा रहा था, क्योंकि जो डायरेक्ट कमांड है वो कहीं ना कहीं चीन के पास थी। तो बॉडी को सिर्फ नुकसान पहुंचाया था यूएसए ने, जो ओवरऑल हम कह सकते हैं जो नर्वस सिस्टम है, जो बॉडी का जो कंट्रोल है, उसको डैमेज नहीं पहुंचा सकी। और वो पहुंच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो कंट्रोल ही चीन के पास था, वो ईरान के पास था भी नहीं। इसीलिए जितने दिन लड़ाई चली है, चीन ने एक बार भी नहीं कहा कि लड़ाई को रोक दो या लड़ाई गलत हो रही है या हम किसकी तरफ है। उसका ये था, एक धीरे से एक बात आती थी कि सीज़ फायर हो जानी चाहिए, सीज़ फायर हो जानी चाहिए। और जैसे ही सीज़ फायर हुई है, सबसे पहले चीन ने कहा कि हम सीज़ फायर का स्वागत करते हैं। क्यों करते हैं? अब क्यों करते हैं? क्योंकि अब मोटिव पूरा हो गया है। अब इसको खींचने का मतलब है कि नुकसान ज़्यादा होगा चीन का, फ़ायदा कम होगा, क्योंकि चीन का जो मेन काम था वो चीन ने वहाँ पर हासिल कर लिया है। और अब बात आती है कैसा नर्वस सिस्टम था? नर्वस सिस्टम था चीन का जो सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको बीडीयू कहा जाता है। तो अब जीपीएस का एक ऑल्टरनेट है और वो चीन का था। उसी नेविगेशन सिस्टम को ईरान वहाँ पर यूज़ कर रहा था। ईरान ने अच्छे से जो जीपीएस है उसके काउंटर मैकेनिज्म के साथ उस नेविगेशन को यूज़ किया, और इसी बहाने चीन का जो नेविगेशन सिस्टम है, जो उसका जीपीएस एक तरीके से कह सकते हैं, वो भी चेक हो गया। वो पहले भी चेक हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में भी चेक हुआ था, लेकिन अब फिर से वो और प्रिसाइजली चेक हो गया है यूएस के सामने, इजराइल के सामने, जो कि दो इस वक्त जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे ऊपर कह सकते हैं इस वक्त विराजमान है, और वहाँ पर वो चेक किया है। तो चीन के तो सब काम हो ही गए हैं। चीन ने कमांडिंग कर ली, लड़ाई की, सब डेटा इकट्ठा कर लिया, अब उसको पीस के लिए वेलकम तो करना ही था। फिर चीन ने खुद क्यों नहीं पीस की, ये सवाल भी बनता है। पाकिस्तान के जो वजूद है उसको इतना उभारने की क्या ज़रूरत थी? डोनाल्ड ट्रंप तक बार बार कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर, तो असीम मुनीर तो अब भाई फील्ड मार्शल हो गए, अब क्या ही कह सकते हैं।
तो ट्रंप क्यों मान रहे हैं उनकी? क्योंकि चीन के साथ अगर डील करेंगे तो यहाँ पर ये बात एक सामने आ जाएगी कि अमेरिका चीन के साथ कोई सांठगांठ कर रहा है, लेकिन ऐसा दोनों देश दिखाना नहीं चाहते थे। और अब खबर भी आ रही है कि ट्रंप जा रहे हैं, जल्दी ही चीन जाके मिलेंगे शी जिनपिंग को। और याद हो जब लड़ाई शुरू हुई थी तब भी वो जाने वाले थे, लेकिन उसको डिले कर दिया गया था। तो डायरेक्टली कर नहीं सकते थे, पाकिस्तान मीडिएटर बना है। पाकिस्तान तो बेचारा मजबूर है, उधर से यूएस से उसको मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए, चीन से उसको पैसा चाहिए, सी पैक है, गवाडर पोर्ट है, और सारा उसका जो मिलिट्री इक्विपमेंट है लगभग 90% के ऊपर इस वक्त चीन का है, जो उसने भारत के साथ वहाँ पर यूज़ किया था। चाहे वो उसके फाइटर जेट है, J-10 हो जाए, चाहे P-15 मिसाइल हो जाए, रडार सिस्टम हो जाए, सब कुछ वहाँ पर चीन का था। तो चीन के तो वो बोझ के नीचे दबा हुआ है, अमेरिका के बोझ के नीचे दबा हुआ है। तो पाकिस्तान यहाँ पर मीडिएटर नहीं है, पाकिस्तान मैसेंजर है। इस बात को समझना चाहिए, केवल वो एक दूत है। वो दूत भी ऐसा है जिसके पास खुद के शब्द कहने के लिए नहीं है, और उस बात को भी आज शो कर दिया। जो मेरी सारी थ्योरी है, या जैसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और जो आप देख रहे हैं, कि ये इस बात की भी पुष्टि करता है किस तरीके से शहबाज शरीफ ने जब आज पहले एक्स पर मैसेज किया है, तो वो ड्राफ्ट था जिस पर ये बात उठी कि ये भी किसी ने भेजा था, तो वो किसी ने नहीं, वो चीन ने भेजा था। तो यहाँ पर चीन ने तो अपना अच्छे से एक शो कर लिया है कि जो अगले वारफेयर होगा, जो उसकी टेक्नोलॉजी उसको कहाँ तक यूज़ करना है, वो उसने ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज़ की, वो उसने ईरान वॉर में भी यूज़ कर लिया। अब वो पूरे तरीके से एक सेल्फ डिपेंडेंट एक कह सकते हैं पावर हो चुका है, बड़ी पावर बन चुका है। लेकिन इन सब के बीच में भारत का क्या होगा? क्योंकि भारत को दिक्कत हो रही है, क्योंकि भारत ना यूएस की तरफ पूरी तरीके से जा सकता है, ना भारत रशिया की तरफ जा पा रहा है, ना भारत ईरान का जो लड़ाई चल रही है उसमें ईरान का साथ दे पा रहा है। तो भारत पूरी तरीके से इस वक्त कंफ्यूज कह सकते हैं। वो अलग मजबूरी है, वो क्या क्या मजबूरियां, वो अलग एक वीडियो का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर भारत को ये समझना होगा कि अब जब भी कोई लड़ाई होगी तो वो चीन वहाँ पर जरूर होगा, चीन वहाँ पर एक प्रॉक्सी होगा। और भारत को ये समझना है किस तरीके से उसे चीन की इस जो प्रॉक्सी वॉर गेम है उससे बचना है। क्योंकि भारत तो चीन के साथ तो जा नहीं सकता, यूएस के साथ भी नहीं जा सकता, भारत को इंडिविजुअल भी रहना है। रशिया भी एक तरीके से इस एक्सिस का पार्ट बन रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि रशिया, चाइना और ईरान एक्सिस। तो भारत के लिए समस्याएं गंभीर होने वाली हैं स्ट्रेटजिक तौर पर। लेकिन उसका एक ऑल्टरनेट है कि भारत की जो खुद की डिफेंस क्षमता है वो काफ़ी बढ़ रही है। पीछे भी एक्सपोर्ट में काफ़ी यहाँ पर इजाफा हुआ है और लगातार टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है। लेकिन समझने की भारत को अब ज़रूरत है कि उसको किस तरीके से जो अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करना है और कैसे इंपोर्ट करना है। इसीलिए भारत और फ्रांस के बीच में जो डील है वो अब काफ़ी बढ़ गई है। तो जिस तरीके से अब ये पूरी खेल चला है यहाँ पर, वो खेल तो इसी और लेकर जा रहा है कि यहाँ पर जो तीसरा खिलाड़ी था वो यहाँ पर चाइना ही था। तो पूरा वीडियो अगर आपने देखा अंत तक बने हुए, तो जो आपको लगता है कि क्या ये थ्योरी सही हो सकती है, क्या यही सच्चाई है, क्या इसमें कोई और भी बात है, और पाकिस्तान के जो वजूद बढ़ा है उसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। जय हिंद।